औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हमने रिक्वेस्ट की है, प्लानिंग कमीशन के तर्जुमान हैं और जो मैक्रो इकोनॉमिक सेक्शन है प्लानिंग कमीशन में, उसके मैक्रो जो चीफ हैं जफरुल हसन अलमास साहब से कि सर आप हमारे पास आए और हम जो पाकिस्तान की इस टाइम जीडीपी ग्रोथ है उसके बारे में डिस्कशन करें। आपको पता है कि नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग कल हुई है, जिसके अंदर जो जीडीपी ग्रोथ का फिगर एस्टिमेट किया गया है वो कोई तकरीबन 4% के लगभग है। सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। सर जो पहला मेरा सवाल है वो ये है कि जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी है इसके मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे ये पढ़ रहा था कि ये हुकूमत कैसे जो है वो रात को हम सोए हुए थे तो सुबह उठे तो पता चला कि जीडीपी ग्रोथ सामने आ गई है। तो बुनियादी तौर पे जीडीपी ग्रोथ से मुराद क्या है और ये नेशनल अकाउंट्स कमेटी का बेसिकली मैंडेट क्या है और किस तरह से जीडीपी ग्रोथ को जो है वो कैलकुलेट किया जाता जी मेहताब साहब, इसमें ये है कि जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी नेशनल इनकम अकाउंट का मतलब अहाता करती है, जिसमें जितने भी सेक्टर हैं तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स उनका डेटा कलेक्ट करता है मुख्तलिफ सोर्सेज से। जैसे क्रॉप का डेटा तो क्रॉप रिपोर्टिंग सिस्टम से वो लेता है, इसी तरह इंडस्ट्री का डेटा लेता है, फिर अपना एक इन्वेस्टमेंट का उसका सर्वे होता है, बजट के डॉक्यूमेंट से, फाइनेंस से लेता है, प्रोविंस से, डिस्ट्रिक्ट से, सारी जगह से, बेशुमार जगह से ये डेटा ह्यूज एक्सरसाइज होती है जिसमें डेटा कलेक्ट करता है। उसको एक जो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स है 2008 यूएन का, उसकी जो मेथोलॉजी है, उसकी क्लासिफिकेशन है, उसके मुताबिक वो एक बेस ईयर यूज करते हैं जो कि 2005-6 का अभी तक है। और नेक्स्ट बेस ईयर हम 2015-16 का इस साल भी करना था, लेकिन वो कोई लाइफ स्टॉक के सर्वे की वजह से नेक्स्ट ईयर तक चला गया है। तो ये है कि रीबेसिंग, तो इस वक्त हम 2005-6 की प्राइसेस के बेस पे हम ये नेशनल इनकम अकाउंट को कैलकुलेट करते हैं। ये आपको नेशनल इनकम की फिगर देता है कि एक साल के अरसे में पाकिस्तान में जितनी भी खिदमात पैदा हुई या जो सर्विसेज पैदा हुई और जो इंडस्ट्री के वैल्यू थी और या एग्रीकल्चर की, वो टोटल वैल्यू इस मुल्क की जीडीपी की है क्या, ये बताने के लिए ये नेशनल इनकम अकाउंट जो है ना अहाता करती है। इसमें चूंकि चारों प्रोविंसेस भी स्टेक होल्डर होते हैं तो उनके नुमाइंदे भी बैठे होते हैं। स्टेट बैंक का चूंकि मॉनेटरी पॉलिसी में अहम रोल है तो उनका भी बंदा बैठा होता है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नुमाइंदा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का नुमाइंदा होता है, ये होते हैं। फिर एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नुमाइंदा होता है, स्टॉक एक्सचेंज का नुमाइंदा होता है, पाइड का एज ए इकोनॉमिक्स के स्कूल के तौर पे वहाँ नुमाइंदा होता है। तो ये इसकी मेंबरशिप है। और इस इकोनॉमिक मिनिस्ट्री जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी की जो मिनिस्ट्री है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री का होता है। तो ये एक बड़ी सी कंपोजिशन इस मीटिंग की होती है। तो इसमें ये एस्टीमेट हर साल तैयार होते हैं, तो इस मीटिंग में डिस्कशन होती है। फिर अगर किसी मेंबर की क्लैरिफिकेशन है, किसी मीटिंग में केपी वाले कहते हैं कि फॉरेस्ट्री से उनका, क्योंकि पाकिस्तान का मेजर केपी है, वो कहते हैं कि फॉरेस्ट्री में हमारा जो है हमने इतने दरख्त लगा दिए, आप ग्रोथ नहीं ले रहे हैं। तो हम उनको फिर मुतमईन करते हैं कि ये वो है कि जो फॉरेस्ट लगे हुए नहीं है, बल्कि एक साल के दौरान में जो कमर्शियल उसका इस्तेमाल हुआ है वो हम ले रहे हैं, वो इस जो है। तो इस तरह के मतलब एक हर मेंबर अपना अपना हिसाब से जो है ना वो क्लेरिफिकेशन मांगता है, हम देते हैं। तो हमसे मुरादी कि पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स सोच चुके, मतलब प्लानिंग कमीशन की तरफ से भी हम कई दफ़ा उनसे कई क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। कभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मांगता है, कभी मिनिस्ट्री ऑफ जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है उसका पॉइंट ऑफ व्यू कई दफ़ा क्रॉप्स पे डिफरेंट हो सकता है। तो इस किस्म की ये जो है ना वो मीटिंग होती है। तो सर ये जो ग्रोथ का एस्टिमेट किया गया है 3.94%, इसके मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन से सेक्टर्स हैं? मसलन एग्रीकल्चर की ग्रोथ कितनी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की कितनी है और सर्विसेज की जो है वो ग्रोथ कितनी रही है ये जो आउटगोइंग फाइनेंशियल ईयर है? इसमें जो है जो एग्रीकल्चर की कोई 2.8% ग्रोथ रही है,
जिसमें जो बड़ी फसलें हैं, जिसमें 5 हमारी बड़ी फसलें हैं, कपास है, गंदम है, चावल है, ये शुगर केन है और जो मेज मकई, इन पांचों की जो प्रोडक्शन होती है उसको मिला के इम्पोर्टेंट क्रॉप, उसका ग्रोथ रेट कोई 4.4% रहा है। और जो छोटी फसलें हैं जिसमें ये आलू, प्याज, टमाटर और ये चारा वगैरह, ये इस किस्म की बेशुमार फ्रूट्स, वेजिटेबल सारी चीजें होती हैं, उसका थोड़ा सा ग्रोथ रेट कोई 1.4% रहा है। तो फिर एक लाइफ स्टॉक है, लाइफ स्टॉक का ग्रोथ रेट कोई 3.1 रहा है, जो कि हिस्टोरिकली 3.6 3.7 होता है, उससे थोड़ा सा कम है। फिर जो उसका एक लास्ट सर्वे की बुनियाद पे नहीं होता सर? लाइव स्टॉक जो है वो एक बेस ईयर में सर्वे, एक सेंसस होता है कि कितने पाकिस्तान में भैंसें हैं, कितनी गाय हैं, कितने ये जो है जानवर है। तो एनिमल पॉपुलेशन का एक सेंसस होता है जो कि लास्ट 2000 में हुआ था और 2016 में ड्यू था, जो कि अभी तक नहीं हो सका, क्योंकि पहले एग्रीकल्चर सेंसस कमीशन करता था, वो पाकिस्तान ब्यूरो में मर्ज होने की वजह से कुछ मतलब सेटअप इस तरह का बन गया कि वो डिले होता जा रहा है। तो अब ये है कि वो सर्वे जो है इस दफा भी पुश कर रहे हैं पीबीएस को कि जल्दी करवाएं, ताकि रीबेसिंग जो है वो मेटेरियलाइज हो सके। तो ये उसकी होता है, कुछ पोल्ट्री का वेरिएबल फैक्टर होता है। अच्छा सर, ये जो पाकिस्तान की ग्रोथ है 4% के लगभग, इसको मेजर ये फ्यूल कहां से हुई है? क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट को देखें तो इन्वेस्टमेंट तो गिरी है, और तो बेसिकली इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें आम बंदे के लिए, तो क्या इसको कंजम्पशन लेड ग्रोथ कहा जा सकता है? हाँ, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है पाकिस्तान इकोनॉमी का कि ये एक कंजम्पशन लेड ग्रोथ काफी अरसे से चल रही है। इसमें इन्वेस्टमेंट या नेट एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन बड़ा थोड़ा होता है, तो इस वजह से मेजॉरिटी हमारी कोई 80% 85% जो है वो कंजम्पशन से ग्रोथ आती है। और इसकी वजह है कि हमारा जो ग्रोथ मॉडल 70-72 साल से हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें होता यह है कि हम बैंकों से कर्जे लेके, बाहर से कर्जे लेके, मतलब जो इनफ्लोज आते हैं वो यहाँ पे एक डिमांड जनरेट कर देते हैं, उस डिमांड से ग्रोथ आ जाती है, कंजम्पशन फ्यूल हो जाती है। तो हम एक ट्रेडिंग नेशन बन गए कि बहुत सारी इंपोर्ट कर ली। जैसे कि 2018 में जो ग्रोथ 5.5 था, उसमें कोई 0.8 0.9% सिर्फ जो है परसेंटेज पॉइंट सिर्फ ये इंपोर्ट्स की वजह से ऐड हो गया। अगर इंपोर्ट्स का ग्रोथ मतलब कांस्टेंट होता या नॉर्मल होता तो ये ग्रोथ रेट 5 से नीचे होता। तो ये हम चूंकि उस जमाने में सीपे के प्रोजेक्ट और बेतहाशा प्रोजेक्ट और जाती हुई गवर्नमेंट इलेक्शन ईयर में बेतहाशा खर्चा कर जाती है, तो उस खर्चे को एक तरह से करने के से एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो जाती है। लेकिन फिर ये कि डोमेस्टिक प्रोडक्टिव कैपेसिटी चूंकि एक नीचे होती है, अगर वो यहाँ पे खड़ी हुई है और आप यहाँ डिमांड जनरेट करते हो, तो ये गैप जो है इम्पोर्टेड चीजों से, इसी वजह से आपने देखा हो जब भी हमारी ग्रोथ ऊपर जाना शुरू होती है एकदम बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आ जाता है। जी बिल्कुल। 2008 क्राइसिस आ गया, फिर ग्रोथ ऊपर जाना शुरू हुई, तो फिर 2018 में फिर क्राइसिस आ गया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का, तो इस वजह से हमें अच्छी क्वालिटी ऑफ ग्रोथ चाहिए। हमें ग्रोथ चाहे हमारी 3% हो लेकिन या 4% हो, लेकिन उसकी क्वालिटी है कि वो कोई एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस क्रिएट करके ना हो। तो हम क्वालिटी ऑफ ग्रोथ पे जो है ना वो ज्यादा फोकस करें कि फंडामेंटल पे बेस हो, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, आपका प्रोडक्शन सेक्टर बढ़ रहा है, फिर ये ग्रोथ अच्छी होती है। सर रेमिटेंसेस का कितना रोल रहा है? रेमिटेंसेस चूंकि इस साल कोई 26-27% ग्रोथ इसमें चल रहा है, तो इसमें जब रेमिटेंसेस आती हैं तो जाहिर है उससे कंजम्पशन जो ड्यूरेबल्स की बढ़ती है। गाड़ियां वाड़ियां आपने देखा होगा कि गाड़ियों की सेल बहुत ज्यादा हो रही है, लोग प्रॉपर्टी में एक अपबीट है। कुछ गवर्नमेंट ने क्राइसिस दिया था, गवर्नमेंट ने कुछ एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर दिया था कि एक कोविड में, चूंकि कोविड ने एक सिचुएशन पैदा की जहां लाइवलीहुड बुरी तरह मुतासिर हुआ, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट था लोगों को एम्प्लॉय करने का वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर था। तो वो फौरी तौर पे गवर्नमेंट ने कर्जों में कुछ सब्सिडी दे के, कुछ करके और इंसेंटिव दे के उन्होंने एक्टिविटी जनरेट की है, और उसकी वजह से मतलब लोग एम्प्लॉय हुए हैं। तो फिर ये पीबीएस का सर्वे बताता है कि कोविड में हम जितना तेजी से निकले हैं, लाइवलीहुड की तरफ आए हैं, तो ये मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड है दुनिया में। अब पाकिस्तान की एग्जाम्पल दी जाती है कि पाकिस्तान ने कितना तेजी से रिकवर किया।
सर कंस्ट्रक्शन सेक्टर का क्या रोल रहा है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ कितनी रही है? कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ 8.3% रही है, लेकिन ये कि कंस्ट्रक्शन की डायरेक्ट ग्रोथ से ज्यादा उसकी जो 40 एलाइड इंडस्ट्री हैं, जैसे चिप बोर्ड है, सीमेंट की सेल अभी अप्रैल में, जो कि इसमें डेटा नहीं है, कि 40% ज्यादा हुई है। तो इस तरह ये सीमेंट की सेल्स हैं, सरिया है, फिर ये कि आपका चिप बोर्ड है, फिर जब आप मकान बनाते हैं, पेंट्स, वार्निशेस, कई चीजें, तो कई इंडस्ट्रीज को एक साथ में किक स्टार्ट करता है। इसके जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये एक तरह का इकोनॉमी को किक स्टार्ट करने के लिए एकदम बड़ा क्विक फिक्स है एक तरह का। सही है। अच्छा सर, एक और चीज, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन और गैस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर ग्रोथ नेगेटिव है, इसकी क्या वजह है? हाँ, इसमें ये देखिए, नेगेटिव है। हाँ ये कि 22.9, अच्छा ये फिगर हमारा बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहा है। इसकी वजह जो है ना, वो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी है। वो गवर्नमेंट जब सब्सिडी देती है, तो वो अगर पिछले साल चूंकि बहुत ज्यादा सब्सिडी कोविड में दी गई थी, शॉपकीपर्स को दी गई थी कि आपके बिल जो है ना वो रिफंड लग के आ रहे हैं, वो इस किस्म की जो है शॉपकीपर्स को हर तरह की फैसिलिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडीज बहुत ज्यादा थी। तो ये तकरीबन कोई 500 अरब का टोटल सेक्टर है गैस, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिला के, वैल्यू एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो ज्यादा होगा। तो लेकिन यह है कि जो वैल्यू एडेड इसकी है तो 500 बिलियन की, तो पिछले साल जो है कोई 280 बिलियन की सब्सिडी दी गई थी। तो वो आप देखें पिछले साल का बहुत ऊंचा ग्रोथ था। इस दफा चूंकि ऐसे वो लॉकडाउन इस तरह की सिचुएशन नहीं थी, गवर्नमेंट ने कोई 134 अरब सब्सिडी कम की। अब वो जो 134 अरब सब्सिडी कम हुई, तो एकदम ग्रोथ ये 23% नेगेटिव हो गया। तो ये इस वजह से सब्सिडी ड्रिवन है। ठीक है सर। अच्छा सर, एक और चीज अगर आप मुझे इजाजत दें, जो कल नेशनल अकाउंट्स की मीटिंग हुई, उसमें जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू था, वो ये था कि उनकी ग्रोथ का जो फिगर आ रहा था वो 3% था, और जो आपका यानी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का वर्किंग पेपर था, उसके तहत 3.94% था। तो इस बुनियादी डिफरेंस की वजह क्या थी सर? देखिए, स्टेट बैंक का चूंकि एक मॉडल बेस्ड है, मॉडल बेस्ड चूंकि ये मार्च में जो भी मॉनेटरी पॉलिसी 3% की वर्किंग की थी, उसके बाद में आपको पता है कि व्हीट की हार्वेस्टिंग जो है वो आपके पंजाब में अप्रैल या मई में होती है। तो अप्रैल मई में जब हार्वेस्टिंग होती है, उसके फिगर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कोई हफ्ता 10 दिन पहले हमारे पास आते हैं कि भाई ये साइज क्या है। इसमें हमारे पास सिंध का चूंकि हार्वेस्टिंग जल्दी कंप्लीट हो जाती है, वहां से फिगर आ गए, बाकी 3 सूबों के हमारे पास फिगर आ गए थे। तो उसमें जो केपी में भी थोड़ी सी लेट होती है हार्वेस्टिंग। तो ये पंजाब की फिगर जो है कोई अभी नेशनल अकाउंट्स की मीटिंग से 4-5 दिन पहले आए, तो ये है कि पंजाब में कोई काफी ज्यादा थी, तो उसकी वजह से जो व्हीट है 27.2 मिलियन टन हो गई, 27.3 मिलियन टन होगी। तो उसकी वजह से ये हुआ कि देखें, व्हीट हमारी जो पूरी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट वो रखती है, इसके ट्रेड के मार्जिन बड़े ह्यूज है, क्योंकि हर घर में आटा जाना होता है, तो ये ट्रेड हर दुकान, करियाना स्टोर पे आटा बिक रहा होता है, तो उसके ट्रेड के मार्जिन के थ्रू उसने होलसेल रिटेल ट्रेड की ग्रोथ को भी 8% से ऊपर पहुंचा दिया। अब जो ये है कि स्टेट बैंक वगैरह जो है वो, और ये नॉर्मल सी चीज है, कोई मैंने आपको बताया कि जैसा केपी कभी कर देता है, कोई चीज पॉइंट आउट कर देता है, कभी प्लानिंग कहता है कि ये कैसे आया, तो पीबीएस जो है वो बैकग्राउंड डेटा, चूंकि पीबीएस का जो डेटा होता है ह्यूज होता है। हम भी प्लानिंग में जब ये फोरकास्ट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास डेटा चंद लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं और हम उनको ले कर रहे होते हैं, चंद क्रॉप्स का डेटा होता है। पीबीएस के पास बैकग्राउंड डेटा ह्यूज होता है। तो वो, अब ये है कि जो स्टेट बैंक का भी किसी चीज पे एतराज नहीं था, उन्होंने क्लैरिफिकेशन चाहिए थी कि हमारा जो, क्योंकि एक जो 5 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, अब जो 5 इंपॉर्टेंट क्राफ्ट, तो वो तो ग्रोथ एस्टिमेट मैं भी कर सकता हूँ, एक स्टूडेंट को आप MSc आगे को दें वो भी कर सकता है उसके साइज से। तो उन्होंने कहा कि हमारे, और वो चूंकि स्काइप पे थे, कराची से बैठे हुए थे, तो उनके सामने ये वर्किंग पेपर नहीं था, उसमें प्रोडक्शन की डिटेल उनके पास, एग्रीकल्चर की जो बाकी मेंबर्स के पास थी उनके पास नहीं थी, और वो जो स्क्रीन शेयर हो रही थी उस पर जाहिर है कि ये फिगर्स वगैरह डिटेल नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि हमारा ग्रोथ रेट और आप में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, तो ये फर्क क्यों आ रहा है? तो ये है कि हम इसको देखना चाह रहे हैं।
तो ये मतलब ये है कि हमने कहा कि बिल्कुल, तो उस वक्त ये कि जुम्मा हो रहा था तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जुम्मे का है तो आप जुम्मे के बाद जो है टेक्निकली बैठ के क्लेरिफिकेशन ले लें। एक कमेटी बना दी थी, उसमें कहा था जी आप बैठ के रिकंसाइल कर ले चीजों को। हाँ, मैंने कमेटी से मतलब ये कि स्टेट बैंक का एक चूंकि क्रॉप से रिलेटेड था तो उन्होंने कहा एक प्लानिंग का बंदा बैठ जाए, एक फाइनेंस का बैठ जाए, एक स्टेट बैंक का पीबीएस बैठ जाए, तो वो बैठ के जो है वो देख लें कि क्या गलती आ रही है, कि मतलब ये स्टेट बैंक में गलती आ रही है, पीबीएस के सिस्टम में कोई गलती है, तो वो बैठ के देख लें। तो वो बैठ के फिर जो है जुम्मे के बाद हम लोगों ने देखा तो वो स्टेट बैंक ने जब हमने आइटम बाय आइटम कंपेयर करना शुरू किया कि पिछले साल की आपने क्रॉप क्या ली है, इस साल की क्या ली है, तो चूंकि जब इस साल की क्रॉप जो है वो सेम आ रही थी तो हमने कहा कि फिर भी उन्होंने वो आ रहा था कि जी ये ग्रोथ में फर्क आ रहा है, तो हमने कहा फिर पिछले साल की क्रॉप भी टैली करें। अब पिछले साल की क्रॉप में उनके थोड़ा सा कोई स्टेट बैंक के वो थी गड़बड़, तो वो थोड़ा सा उन्होंने कम ली हुई थी, शायद मेरे ख्याल में शुगर केन की थी, और तो वो कम ली हुई थी। एक वीट की अपवर्ड डिवीजन इस दफा थोड़ी सी हुई है, तो वो दो चीजें उनकी थोड़ी सी थी तो वो उन्होंने एडजस्ट की। दूसरा एक कि पेस्टिसाइड की जो इंपोर्ट्स की फिगर उनके पास नहीं, जो इनपुट एडजस्टमेंट में आती है, तो वो इंपोर्ट्स की फिगर जो है वो चूंकि ड्रास्टिकली डाउन हुई है इस दफा, तो ये चूंकि कॉटन की प्रोडक्शन डाउन होने से वो इनपुट एडजस्टमेंट में होती है, वो वहां से थोड़ी सी वो स्टेट बैंक ने तो फिगर में था, तो वो जब इन्होंने बताई है तो स्टेट बैंक ने करेक्ट किया तो उनका एग्जैक्ट वही नंबर आ गया। तो जब ये 5 क्रॉप्स का चूंकि डेटा था, बहुत लंबा चौड़ा डेटा नहीं था, उनका नंबर वो आ गया तो उन्होंने कहा ठीक है अब हम सेटिस्फाइड हैं। तो जब अच्छा सेटिस्फाइड सर, एक अगर मुझे थोड़ा सा ये क्रिटिकल सवाल है लेकिन मुझे इजाजत दें अगर, क्योंकि ये बिल्कुल है आप बड़ा इंपॉर्टेंट सर। आपको जी याद जी होगा कि 2 साल पहले या 3 साल पहले इसी तरह वीट का एस्टिमेट दिया गया, जो कि जी जी बाद में गलत साबित हुआ और उसी की बुनियाद पे फिर ईसीसी ने इजाजत दे दी वीट एक्सपोर्ट करने की, जो बाद में शॉर्टेज क्रिएट हुई। तो ये किस तरह से इंश्योर होगा कि जो खासकर पंजाब का 20.9 मिलियन टन का या 8 मिलियन टन का उन्होंने दिया हुआ है, ये एस्टिमेट्स हम्म। ठीक होंगे सर? देखिए ये एस्टीमेट कभी भी जो है ना वीट का 100% एक्यूरेट नहीं होता। इसकी वजह है कि देखिए ये अप्रैल में जब ये मई में जब ये फिगर आता है तो ये पंजाब का फिगर आता है, इवन सिंध का जो अप्रैल में हो चुका होता है, ये अगस्त में जाके एक रिवीजन होती है, अगस्त के एंड में जाके सारे सूबे इसको करते हैं, तो नेशनल फिगर एक्चुअल उस वक्त आती है। तो लेकिन ये कि एक जो जनरल सी वीट ऐसी कपास है कि जो हर आदमी का कहीं ना कहीं वास्ता, आप जर्नलिस्ट हैं, कई जमींदारों से मिलते हैं, वो आपको बताएंगे कि वीट की इस दफा पोजीशन बेहतर है पहले से, पिछले साल से, या नहीं है। तो वो एक थोड़ा सा अंदाजा जो है ना वो तकरीबन सारी जगह पे होता है। और ये वीट की इवन के फिगर आने से पहले भी जो है ना वो एक था जनरल मतलब इम्प्रेशन था कि वीट बहुत अच्छी हुई है इस दफा, तकरीबन हर बंदा वीट बहुत अच्छी हुई है। तो कोई कह रहा था कि 26, कोई 26.5, मुख्तलिफ गैसेस मार्केट में चल रहे थे, एस्टीमेट्स चल रहे थे। तो लेकिन ये कि पंजाब की फिगर आई है या मतलब केपी की जो फिगर आने के बाद में ये टोटल फिगर 27.2 बनी। पंजाब गवर्नमेंट का आपको याद होगा कि बिल्कुल मीटिंग से 2 दिन पहले से पंजाब गवर्नमेंट कह रही थी कि नेशनल फिगर इस बार 28 मिलियन टन से ज्यादा हो, वो 28.5 मिलियन टन और इस तरह की फिगरें दे रहे थे। लेकिन चूंकि यहाँ मैकेनिज्म क्रॉप रिपोर्टिंग सिस्टम से जो आता है, एक सूबा कह देता है कि जी मेरी प्रोडक्शन इतनी है तो हमारे पास कोई रीजन नहीं इसको चैलेंज करें, लेकिन अगस्त में ये ऑटोमेटिकली मतलब सही हो जाएगा जब ये फिगर अगर के मतलब ये कि वीट की कम हुई या ज्यादा हुई इससे, तो अगर वो 28.5 मिलियन टन हुई तो भी सामने आ जाएगी, अगर ये 27 से नीचे है तो भी सामने आ जाएगी, तो वो अकॉर्डिंगली जीडीपी खुद ही एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है सर। अच्छा सर, ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो साइज है जी वो बड़ा, उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट इन डॉलर टर्म्स इंक्रीज हुआ है, 33 बिलियन डॉलर्स का। जी जी। इसमें आप नहीं समझते जो एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हुए है उसका भी रोल है? हाँ, एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी बड़ा अहम रोल है। वैसे अगर ईयर की एवरेज अगर आप देखें, इस दफा हमने चूंकि इसमें 10 मंथ्स की एवरेज एनुलाइज करके यूज की है, तो वो स्लाइटली पिछले साल से हायर है, कोई 1-1.5%। इसी वजह से आपने देखा होगा पर कैपिटा जो जीडीपी डॉलर में है वो 13 पॉइंट समथिंग बड़ी है, और वहाँ 14 से ऊपर बड़ी है दूसरी जो रुपी टर्म में।
तो थोड़ा सा वो जो है वो वेरिएशन उसमें आ रहा है। तो जीडीपी का साइज स्टेबल एक्सचेंज रेट की वजह से एकदम, क्योंकि आप जब ये डॉलर से थोड़े डॉलर से डिवाइड करेंगे तो डॉलर ज्यादा आएंगे। जैसे कि ये कि 300 से ऊपर थी एकदम, ये 262 पे आ गई थी जब ये एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट मैसिव हुआ था। तो ये डॉलर की मतलब डेप्रिसिएशन से जाहिर है कि डायरेक्ट लिंक है जीडीपी के साइज का। ठीक है सर। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर हम जो है वो इस ग्रोथ पे और हुकूमत और आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ऑफ कोर्स इट्स ऑन हायर साइड, लेकिन सर आप नहीं समझते कि गुर्बत में और बेरोजगारी में इस ग्रोथ रेट के नतीजे में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि शायद उसके अंदर मजीद इजाफा हो जाए? देखिए, ये तो जब वो फिगर आएगी तो पता चलेगा। ये मतलब ये पाकिस्तान के लिए इनफ नहीं है, ये 3.9 कोई बहुत बड़ा ग्रोथ रेट नहीं है। जो 70 साल की एवरेज हमारी उससे कम है, कि 70 साल जो हम करते आए हैं। तो मतलब ये नथिंग टू सेलिब्रेट, लेकिन ये है कि छोटी छोटी खुशियां पॉलिटिशियन जो है ना वो मनाते हैं। अगर एक चीज मतलब डॉलर टर्म में बढ़ गई है, जीडीपी का साइज बढ़ गया, पर कैपिटा बढ़ गया है। तो जब 2 साल से कोविड में हम जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी, वहां पे कोई अच्छी न्यूज है तो लोग सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। तो लेकिन एज ए प्रोफेशनल जो है ना हम समझते हैं कि स्टिल इट इज नॉट इनफ। इसको थोड़ा सा मतलब हमें 5-6% की तरफ जीडीपी को अल्टीमेटली, लेकिन ये कि 5-6% हमने सिर्फ कर्जे बढ़ा के नहीं करनी, बल्कि फंडामेंटल को इम्प्रूव करके करनी है कि हमारी एक्सपोर्ट बेहतर हो, हमारी इन्वेस्टमेंट बेहतर हो, हमारी मतलब ये कि इंडस्ट्री से ग्रोथ आ रही हो, क्वालिटी ऑफ ग्रोथ। मतलब जो भी ग्रोथ हो आपका 3 या 4 या 6 या 7 जो भी ग्रोथ आए, क्वालिटी के साथ हो, फंडामेंटल पे बेस हो, वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पे बेस ना हो, जैसा कि हमारे साथ 70 साल जैसे कि पिछले सालों में होता रहा है सर, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक बुनियादी सवाल सर और है, और मैं समझता हूँ पीबीएस की तारीफ भी करनी चाहिए। मसलन पिछले साल जो है, जो आपके ग्रोथ के एस्टिमेट्स थे नेगेटिव 0.38%, हालांकि उस टाइम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है वो नेगेटिव 1.5 और नेगेटिव 2% की बातें कर रहे थे। लेकिन आप लोगों ने जो ग्रोथ के एस्टिमेट्स लिए, इट प्रूव करेक्ट और वो बिल्कुल ठीक साबित हुए। अगर रिवाइज्ड एस्टिमेट्स को देखें तो उनमें कोई मेजर फ्लक्चुएशन या मेजर चेंज नहीं आई। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स के ऊपर एक अच्छी बात भी है। तो इसके बारे में जो है वो आप क्या कहेंगे? देखिए, लास्ट ईयर ये हुआ था कि हमारे साथ असल में 18-19 में हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पीबीएस पे प्रेशर था कि हमने बजट अर्ली करना है, तो आप ये नेशनल अकाउंट की मीटिंग जल्दी करें। तो वो अप्रैल में मीटिंग करवाई गई। उस वक्त डेटा इतना अवेलेबल नहीं था। और फिर अनफॉर्चुनेटली 2019 में जब हम ये कि फंड प्रोग्राम के हवाले से बड़ी अनसर्टेनिटी थी, मई में अल्टीमेटली हम गए, तो एक्सपोर्ट कोई -10% से ज्यादा उस क्वार्टर में रही। तो बुरी तरह जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इंपोर्ट्स का था जो बिल्कुल एकदम नीचे चली गई थी। इतना जो नेशनल अकाउंट्स ने एंटिसिपेट नहीं किया था। तो वो जो एंटिसिपेशन जो गलती थी 3.3 से जब हम 1.9 पे आए तो बड़ा एकदम ड्रॉबैक था। और तो इस दफा भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर करना होता है, इस दफा भी बजट स्ट्रेटजी पेपर की मीटिंग में तो एडिशनल सेक्रेटरी बजट ने कहा कि जी ये मीटिंग थोड़ी जल्दी कर लें, ईद से पहले कर लें, ताकि हम काम जो है बजट का वो जल्दी करें। हमारे लिए जो है ना बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें मैंने यही कहा था कि देखिए उसमें एक्यूरेसी पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। अगर हम अप्रैल के मीटिंग कर देते हैं तो रिवीजन बड़ी ड्रास्टिक हो सकती है। तो आप अगर मीटिंग थोड़ी सी लेट कर लें, डेटा मैक्सिमम आ जाए, ताकि उसमें ये हो कि फिर डेटा में रिवीजन का चांस कम से कम हो। तो जो 18-19 का जो है वो रिवाइज हो गया, अब तो खैर वो 2.1 हो गया है जो 1.9 फाइनल होने में। लेकिन वो 3.3 से 2.1 बहुत बड़ा एडजस्टमेंट था और उससे थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी होती है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वार्टर आने की सूरत में ये होता है। तो पिछली दफा हमने कोविड के जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेके स्टेट बैंक और फाइनेंस के साथ बैठ के हम सबकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक हमने कोविड का जितना जितना इम्पैक्ट जिस सेक्टर पे था वो इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करके हमने एक एस्टीमेट दिया। ठीक है सर। अच्छा सर, एक और सवाल है आपसे, वो ये है कि अगर 3 सालों की ग्रोथ की एवरेज निकालें सर, वो तकरीबन 1.7% बनती है और पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ को 2.2% है। तो ये पर कैपिटा इनकम तो इन रियल टर्म्स कम हुई है।
ये बात आपकी ठीक है कि जो मतलब ये कि पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम जो रियल भी आप देखें तो वो तो खैर ग्रो किया है उसने। आप चूंकि जो ऑलरेडी जो 1.7 एवरेज है ये रियल ग्रोथ है, तो उसमें पॉपुलेशन का फैक्टर वगैरह आ जाता है। तो उसमें मतलब ये कि ये बात सही है कि जो है ये ग्रोथ इतनी इनफ नहीं है कि हम अपने मतलब मुल्क को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकें। लेकिन आप देखें ना कि 1.5 साल से जो कोरोना ने इकोनॉमी की एक बुरी हालत की हुई है, उससे पहले आपका जो 2018 का मैसिव बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, उस क्राइसिस से आप स्टेबलाइजेशन में आ रहे थे। फिर ये कि रिकवरी आप देखें कि अगस्त 2019 से एक रिकवरी का प्रोसेस शुरू हुआ था, और वो को फरवरी तक आप देखें सारे इंडिकेटर्स आपके जब बहुत अच्छे जा रहे थे, अचानक कोविड आ गया। तो कोविड ने मतलब बिल्कुल एक अर्ली स्टेज पे, बिल्कुल एम्ब्रियोनिक स्टेज पे थी जो रिकवरी, उसको एकदम डिरेल कर दिया। तो ये भी पाकिस्तान के लिए जो दुनिया के मुकाबले में ज्यादा सेटबैक ये था कि हम ऑलरेडी आस्ते आस्ते थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहे थे, तो एकदम हमें कोविड ने घेर लिया। और दुनिया जो है ये कि बड़े बड़े ग्रोथ रेट्स से मतलब नीचे आई थी। तो ये है कि हमारे लिए साथ ये हुआ कि तो इस वजह से ये है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो सारी दुनिया इसमें स्ट्रगल कर रही है इसमें। लेकिन एक चीज अच्छी हुई कि देखिए सबसे अच्छी जो इस इकोनॉमी की जो चीज है जो हुई है, देखिए दुनिया में इस वक्त सारी इमर्जिंग मार्केट इस कोविड की जो स्टिमुलस पैकेजेस वगैरह में डेट में बुरी तरह घिर गए हैं। तो कर्जों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के पिछले 15 साल के लोएस्ट ग्रोथ हुआ है। आपके टोटल जो एक्सटर्नल और डोमेस्टिक कर्जा है उसमें सिर्फ 2% ग्रोथ हुई है। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट, ये मतलब बड़ा सिग्निफिकेंट है कि आपने कर्जों की एक्यूमुलेशन बहुत कम की इस पीरियड में, जबकि कोविड में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी। तो ये एक ये मेरे ख्याल में 2% ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ जीडीपी है सर, ये कितनी है जरा इसको बताएं, 2% किस तरह से कह रहे हैं? नॉमिनल नॉमिनल जो रुपी वैल्यू है, जी सर। टोटल डेट कोई जो हुआ है को 45 ट्रिलियन, पिछले साल जो स्टॉक था उसके मुकाबले में सिर्फ 2% बढ़ा है जो ठीक है एंड सर। मार्च का। तो ये मतलब मेरे ख्याल में कि इस कोविड में मेरे ख्याल में जो इमर्जिंग मार्केट्स में आप देखें तो ये पाकिस्तान का सबसे थोड़ा ग्रोथ होगा। और ये बड़ा सिग्निफिकेंट है कि मतलब इसकी इंपॉर्टेंस एक डेट रिडन कंट्री के लिए बड़ी है कि आपने मतलब जो इसी वजह से जब 2018 से जब ये 19 में मोमेंटम नहीं टूट रहा था, तो ये मेरा कहना यही था कि डेट एक मोमेंटम का नाम है, उस पर एकदम आप ब्रेक अप्लाई नहीं कर सकते, उसको आस्ते आस्ते रखना पड़ता है। जब बहुत ज्यादा इम्बेलेंसेज हो तो आपको थोड़े दिन उसकी टॉलरेंस बढ़ती है। तो अब ये है कि मेरे ख्याल में जो डेट का जो मसला है सिर्फ 2% ग्रो किया है पिछले 9 मंथ्स में। तो जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी कामयाबी ये है इस वक्त कि हमने बिल्कुल कोविड के एक्सपेंडिचर में भी डेट पे इतना इन्हासार नहीं किया। ठीक है सर। अच्छा सर, आखिरी सवाल है मेरा और इस पे आप जरा मुझे डिटेल से जवाब दीजिएगा। सर आपने क्वालिटी ग्रोथ की बात की है, तो क्वालिटी ग्रोथ में मैं इसको एक और टर्म यूज करूंगा, इंक्लूसिव ग्रोथ। ऐसी ग्रोथ जिसमें तमाम जो मुआशरे के लोग हैं उनको फायदा हो। तो किस तरह की ग्रोथ हो कि जो कि इंक्लूसिव भी हो और क्वालिटी ग्रोथ भी हो? मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ सर, अगर आप कॉटन का देखें तो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है उसमें सर कॉटन की ग्रोथ जो है वो नेगेटिव है, और कॉटन जिनिंग की भी आप देखें तो वो भी नेगेटिव है इस वजह से। तो किस तरह से हम जो है वो क्वालिटी ग्रोथ हासिल कर सकेंगे सर? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखें जो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ में, देखें ये भी होता है कि लोगों की मयार जिंदगी भी बेहतर हो। क्वालिटी ऑफ ग्रोथ में यही है कि डेफिसिट्स अनसस्टेबल ना हो। मतलब ये गवर्नमेंट बेतहाशा खर्चे करके डेफिसिट को वाइडन करके ग्रोथ कर ले तो उस ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है। मतलब या बहुत ज्यादा कर्जे लेके कर ले तो उस ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है। तो इस वक्त जो है ना क्वालिटी ग्रोथ में यही है कि देखिए लोगों मैक्सिमम जो तबकात जिंदगी है उनको फायदा पहुंचे। अब ये जैसे गवर्नमेंट ने अभी फोकस किया हुआ है, साउथ बलूचिस्तान डेवलपमेंट का पैकेज है, जीबी के डेवलपमेंट का पैकेज है। तो हमारे यहाँ ये इनइक्वलिटीज दूर करने की जरूरत है कि साउथ पंजाब का पैकेज है। तो ये जो एरिया महरूम रह गए हैं तरक्की के सफर में, उनमें ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ला के उनको अपलिफ्ट किया जाए, एट पार लाया जाए। इसमें जो जर्मनी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी की मिसाल है, जिनका इनका मर्जर हुआ तो वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी दोनों वर्ल्ड अपार्ट थे, दो डिफरेंट वर्ल्ड्स थी, एक इंतहाई गुर्बत वाली थी। तो जर्मनी की फेडरेशन को इस्तेकाम रखने के लिए उन्होंने रेवेन्यू का मैक्सिमम शेयर, सबसे जो वीक पुअर डिस्ट्रिक्ट होता है उसको सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता था,
सबसे ज्यादा रेवेन्यू का शेयर उसको मिलता था, ताकि वो अपने आप को दूसरे इलाकों के बराबर ले आए। तो हमारे यहाँ ये जो महरूम इलाके हैं वहां तक एक फ्रूट और डेवलपमेंट आप पहुंचाएंगे। दूसरा ये कि आप टेक्नोलॉजी के थ्रू ग्रोथ लें, मतलब लोगों को एम्पावर करें, लोगों को एजुकेट करें, आपकी ज्यादा से ज्यादा स्किल्स बेहतर करें, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएं। गवर्नमेंट ये नहीं कि खुद नौकरियां क्रिएट करे, बल्कि जो है वो बस लोगों को स्किल दे दे, उससे लोग ऑटोमेटिकली खुद ही कोई छोटा मोटा कारोबार, छोटी मोटी इनोवेशन, इंटरप्रेन्योरशिप, उसके जरिए। तो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे भी ये कामयाब जवान या इस तरह के प्रोग्राम हैं, या प्राइम मिनिस्टर हुनरमंद स्कीम, या इस तरह के जो प्रोग्राम है, ये गरीब के लिए बड़ा एसेट है। चाहे इसमें रिसोर्सेज थोड़े लग रहे हैं, लेकिन यह है कि इसकी वजह से अगर जीडीपी में कहीं मतलब ये फिजिकल डेफिसिट आपका ऑफ भी हो जाता है टारगेट से, तो मेरे ख्याल में वो एक बेटर डील है, बजाय इसके कि एक बड़ा डेवलपमेंट का मंसूबा, एक आपने मोटरवे बना दी 300 किलोमीटर की, जहाँ पे 100 की स्पीड 120 से आप जा रहे हैं, उसकी बजाय कि आप वो छोटी सी रोड बनाएं जिस पे 50 किलोमीटर की आपकी एवरेज स्पीड हो, और वो पैसे जो वहां से स्पेयर करके अपनी स्किल पे, अपने लोगों पे लगाएं। तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल है इस वक्त, और जो इकोनॉमिक फंडामेंटल, उसमें सबसे अहम जो काम है वो, मतलब सबसे अहम जो है वो यही है, स्किल्स वगैरह का है। और तो पाकिस्तान में हमें क्वालिटी बेहतर करने की जरूरत है, क्वालिटी ऑफ जो मेयार जिंदगी है उसको बेहतर करने की जरूरत है। अच्छा सर, एक एक आखिरी सवाल मुझे और इजाजत दीजिएगा। हम इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स को कैसे सर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब तक सेविंग्स नहीं होगी तो उसके नतीजे में इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, तो उस टाइम तक हम सस्टेनेबल ग्रोथ तो हासिल नहीं कर सकते सर। बिल्कुल, इसमें देखें डिस्पोजेबल इनकम बढ़ानी पड़ेगी लोगों की इनकम, मतलब ये कि वेल्थ क्रिएशन का एक प्रोसेस जिसमें लोगों की, आम आदमी का जो है वो जिंदगी बेहतर हो, वो ज्यादा चीजें खरीदने के लिए जाएगा। तो मेरे ख्याल में इससे हमें जो है ना वो एक तो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म को बेहतर करने में मदद मिलेगी। तो इससे हमारी जो है ना वो एक मतलब सेव एबिलिटी टू सेव बढ़ेगी, तो लोग सेव कर पाएंगे, छोटी छोटी जो है सेविंग स्कीम। तो दूसरा ये कि हमें बैंकों से हट के जो पेंशन फंड या इस तरह की जो सेविंग के अल्टरनेट हैं वो ज्यादा देने पड़ेंगे, ताकि लोगों को सेविंग की आदत डाली जाए, लोग सेव करना शुरू करें, और वो फिर इन्वेस्टमेंट में ट्रांसलेशन का मैकेनिज्म हो। इस वक्त अगर हमारा स्प्रेड बैंकों का बहुत ज्यादा है, तो उस तरह मतलब कर्जों के वो जो इतना कम रिटर्न बैंक देते हैं कि सेविंग का इंसेंटिव कम होता है। और फिर ये है कि जो गैप है, जो लैंडिंग को बहुत ज्यादा महंगी करते हैं, तो वो इंटरप्रेन्योर को बारे में नहीं होता। तो दोनों तरफ से हम देखते हैं, तो वो एक पॉलिसीज के स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। उसके बाद में सेविंग में जो है, इन्वेस्टमेंट में खासतौर पे हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कुछ 39 नॉचेस कुछ 2 साल में इम्प्रूव हुई, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट में ट्रांसलेट नहीं हुई। उसकी बजाय कि हम बिजनेस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कई इरिटेंट ऐसे हैं, रेगुलेटरी यानी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट, कोर्ट्स का सिस्टम है कि 20-20 साल केसेस में लग जाते हैं। ये सारे प्रोसेस हमको री इंजीनियर करने होंगे, बेहतर स्मूथ बनाना होगा कि मेरा आपका अगर डिस्प्यूट हो तो फौरी तौर पे उसका कोई रेजोल्यूशन आ जाए, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म हो कि कोर्ट में जाए बगैर हम कहीं पे कोई ऐसा दोनों बंदों को कोई इंसाफ मिल जाए। तो इस तरह के मतलब हमें डेवलप करने होंगे क्विक फिक्सेस। एक सर मुझे याद आ गई ये बात, ये है बड़ी जरूरी, इसलिए ये भी इजाजत दे दें। ये जो ग्रोथ का फिगर है सर आपका 3.94%, ये जी जी जब आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का आएगा डेटा सर, तो जी ये जी। तो मुझे लगता है कि अगले साल आपकी अपवर्ड रिवीजन हो जाएगी। हाँ, इस दफा अपवर्ड रिवीजन के काफी चांसेस हैं। मे बी हम अगले साल जब रिवाइज कर रहे हो तो 4.2 4.3 पे इसको खत्म करें। तो इस दफा भी एक तजवीज जो है ना, मतलब ये भी पहले आ रही थी कि किसी तरह हम जो फाइनल क्वार्टर का है, जैसे पिछली दफा हमने डाउनवर्ड को एडजस्ट किया था तो अपवर्ड को करें, लेकिन वो थोड़ा फिर जो है ना इंट्रीगिंग हो जाता। तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, अभी चलने दें, वो नेक्स्ट ईयर रिवाइज होके चाहे ऊपर रिवाइज हो जाए, कोई इशू नहीं है। नीचे रिवाइज होने में ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि बहुत बड़ी रिवीजन ना, छोटी मोटी रिवीजन तो चलो, ये भी कोई डाउनवर्ड एडिशन 0.2 0.3 की हो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये अगर आपकी ग्रोथ पिछले ये जो आउटगोइंग है इसकी ज्यादा हो गई, तो आपका बेस इफेक्ट फिर अगले साल की ग्रोथ तो आपको फिर बड़ी सोच समझ के रखनी पड़ेगी सर, क्योंकि अगर हाँ, उसको ये फिर भी अचीव नहीं करेंगे तो हम कहेंगे टारगेट मिस हो गया।
नहीं, ये हमारे जहन में है कि अगर नेक्स्ट ईयर का टारगेट हम रखते हैं, कोई ऐसा फर्ज करें तो हमको 6% रख दें अगर, तो वो जाहिर है कि इतनी बड़ी बेस पे ये ग्रोथ लेना मुश्किल हो जाएगा। तो ये है कि नेक्स्ट ईयर का टारगेट भी हमें बड़ा देख सोच समझ के, तो उस पे अभी हमारी खैर वो निगोशिएशन है टू अर्ली, तो वो मतलब निगोशिएट होगा सारे स्टेक होल्डर से, तो फिर ही पता चलेगा। लेकिन ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह का ग्रोथ रेट हो जो इस बेस को मद्देनजर रखे, जो अपवर्ड रिवीजन उसको मद्देनजर रख के रखा जाए। ठीक है सर। सर जी थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया, मुझे एनलाइटन किया, मुझे एजुकेट किया, और मेरे देखने वालों को भी एजुकेट किया। और चूंकि आप कोशिश करेंगे कि आप जो बजट के बाद भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और इजाजत लेंगे, अगर आपको मिली तो आप हमारे साथ आइएगा, ताकि वो बजट की अंडरस्टैंडिंग में भी जो है वो लोगों को आप एजुकेट कर सकें। सर जी थैंक यू वेरी मच, और मेरे मेहरबानी। सब देखने वालों को मैं इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह।